हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। देखते हैं कि आज के मार्केट के एक्सचेंज के बाद हमारे स्टॉक्स का क्या हाल है और कौन सा ऐसा स्टॉक है या कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन्हें हम रडार पर रखना चाहेंगे आने वाले कुछ दिनों के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है के एस सी एल, जहाँ पे आज एक अच्छी खासी बुलिश रैली हमें देखने को मिली। हमारे बाइंग प्राइस के आसपास प्राइस वापस चली गई है इसके अंदर। तो देखते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल साबित होता है। क्या अल्टीमेटली यहाँ से अब ब्रेकआउट आता है प्राइस का? ये जो रेंज बना हुआ है रेजिस्टेंस का, इसको तोड़ती है प्राइस या नहीं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। देन वी हैव वी एस टी टिलर्स यहाँ पर। वीएसटी टिलर्स में आज बेयर्स काफ़ी हावी थे, सो प्राइस को उन्होंने नीचे खींचा। और यहाँ पर कोई एक्शन था क्या? सो फोर व्हीलर ड्राइव कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर्स, ओके। वीएसटी टिलर्स की एक न्यूज़ आई थी कल कि उन्होंने नया कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया है कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर्स की कैटेगरी में। एनीवेज, देखते हैं कि अभी कल के मार्केट में इसको कैसे रिएक्ट करती है प्राइस। तो ईपीएल में जैसे कि मैंने बताया था, कल हमने एग्ज़िट किया था और आज प्राइस काफ़ी ज़ोरों शोरों से गिरी है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर अगर डटे रहते तो शायद अभी पोजीशन जो हमारी प्रॉफिट में थी वो शायद लॉस में कन्वर्ट हो जाती, एंड वो एक साइकोलॉजिकली हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो हमेशा रूल्स फॉलो करने का फ़ायदा यही होता है कि आप जब भी आपके मेंटल पीस की बात आती तो रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज़ यू नो कि आपने आपके प्लान के हिसाब से इस ट्रेड में एक्ट किया है, ना कि कोई रैंडम मूव ने आपको यहाँ से निकाल फेंका है ना? सो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ बिकॉज ई पी एल वी आर नो लॉन्गर ट्रैकिंग दिस स्टॉक। उसके बाद है आपका बी ई एल। बी एल में यहाँ पर आज हल्की नहीं, अच्छी खासी बेरिश मूव देखने को मिली। लग रहा है कि अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जैसे यहाँ पर हुआ था वैसा कुछ हो सकता है। देखते हैं कि क्या करती है प्राइस आगे चल के। देन वी हैव नेशनल एल्यूमिनियम। नेशनल एल्यूमिनियम में भी बेरिश मूव था आज। उसके बाद फिनोलेक्स पाइप में भी सेम थिंग, ओवरऑल मार्केट ही थोड़ा सा डगमगाया हुआ था। जीएनए एक्सेल में बुल्स बेयर्स दोनों थे, बट अल्टीमेटली जो बेयर्स है वो थोड़े से ज़्यादा पावरफुल नज़र आए। देन सांसेरा में प्राइस नीचे की तरफ ही है। और नेक्स्ट टाटा कम्युनिकेशन में हमारा तो स्टॉप लॉस जो था पिवट पॉइंट का, ये हिट हुआ है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में यहाँ से भी हमने एग्ज़िट कर दिया है। मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। एंड आईटीआई में भी आज प्रेशर देखने को मिला, तो देखते हैं चंद्रयान कहाँ तक ले जाता है स्टॉक को। ओके, सो नाउ द स्टॉक्स दैट आर ऑन आवर रडार। सबसे पहले साइन डीएलएम, जिसको हम प्राइमरी आईपीओ बेस की तरह देख रहे हैं। तो ये आज लग रहा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, डिमांड जोन यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। देन कॉन्फिडेंस पेट्रो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस स्विंग लो को ब्रेक करता हुआ दिख रहा था आज। कल इसके अर्निंग्स भी आने वाले हैं, आई थिंक मंडे को है या कब है? मंडे को है इसके अर्निंग्स, तो ओके, नो प्रॉब्लम। तो उस वजह से शायद इसमें प्रेशर बना हुआ है। एंड अर्निंग्स के आसपास ट्रेडिंग करना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है इन द सेंस इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। यू नेवर नो कि आपका कौन सा ट्रेड उल्टा पड़ जाए और अर्निंग्स को सी। मार्केट का रिएक्शन अच्छी अर्निंग के लिए भी बुरा हो सकता है और बुरी अर्निंग के लिए भी बुरा हो सकता है, या फिर अच्छी अर्निंग के लिए बुरा हो सकता है और बुरी अर्निंग के लिए अच्छा हो सकता है ना? कुछ भी कर सकता है मार्केट, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि एंटिसिपेशन में अर्निंग्स आने से पहले ही काफ़ी एंटिसिपेशन होता है कि अच्छी अर्निंग आएगी, अच्छी अर्निंग आएगी, और अल्टीमेटली वो अच्छी अर्निंग आती है स्टॉक की। एंड देन वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। इंस्टीड के हम कोई भी नॉर्मल इंसान है तो वो सोचेगा कि यार रिजल्ट अच्छा दिया है तो प्राइस ने ऊपर जाना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी स्टॉक इतना भागा हुआ होता है कि इस एंटिसिपेशन में कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है, तो जब एक्चुअल में न्यूज़ आती है तो फिर वो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है।
उसी तरह से कुछ स्टॉक्स इतने गिर जाते हैं कि एंटिसिपेटेड होता है ऑलरेडी मार्केट का कि इसका इसकी अर्निंग्स काफ़ी ख़राब आने वाले हैं, और ऐसा ही होता है मार्केट में। उस स्टॉक का जो रिज़ल्ट है वो ख़राब आता है, लेकिन सिंस ऑलरेडी प्राइस डाउन ट्रेंड में थी और काफ़ी बेरिश सेंटिमेंट था ओवरऑल पूरे मार्केट का उस स्टॉक को लेकर, और जब अर्निंग्स आती है तो आप देखोगे कि अक्सर ऐसा होता है कि अर्निंग्स बुरी है या निगेटिव है, लेकिन स्टॉक ऊपर की तरफ गया है ना, सडनली एक रैली आना शुरू हो जाती है स्टॉक के अंदर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट का जो एंटिसिपेशन था कि बहुत बुरी अर्निंग्स आ सकती है, हो सकता है उससे थोड़ी सी अच्छी अर्निंग आ जाए स्टॉक की, तो उसकी वजह से भी वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर कभी कभी स्टॉक के लिए साबित हो जाता है, और मार्केट को अब लगता है कि यार इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, तो अब यहाँ से बाइंग शुरू हो जाती है स्टॉक के अंदर। एनीवेज, और ये सब चीज़ें जो होती है मार्केट के अंदर, ये जो एंटिसिपेट करता है ओवरऑल, बड़े प्लेयर्स जो ये सब चीज़ें करते हैं इन द बैक एंड, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते टू बी ऑनेस्ट। हम सिर्फ प्राइस को फॉलो कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ ले जा रही है, और कुछ सिग्नल से, जैसे कि हम फॉलो करते हैं कि अर्निंग्स के एक दिन पहले या अर्निंग्स के दिन आने से पहले हम कभी पोजीशन नई पोजीशन जो है न्यू पोजीशन कभी क्रिएट नहीं करते, बिकॉज वोलेटिलिटी ही उतनी ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है आपकी फेवर में भी जाए, लेकिन अगर आपके फेवर में नहीं जाती है तो फिर वो ज़बरदस्त तरीके का लॉस आपको झेलना पड़ सकता है। तो that's the point behind not taking new positions during the earnings or around the earnings, especially prior to the earnings। ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव साइंट। साइंट का तो मैंने डिस्कस कर लिया है शायद, प्राइमरी आईपीओ बेस है, और 532 का इसका पिवट है। लेट्स सी के कैसे पैन आउट होता है। फीम में आज एक रैली आई थी, बट वो सस्टेन नहीं कर पाई ऊपर की तरफ, और इसका रिजल्ट भी है। हम सोच रहे थे कि अगर आज ये ब्रेकआउट आता था तो शायद हम आज आज पोजीशन बना सकते थे, बिकॉज परसों इसका मतलब फ्राइडे का दिन हमें मिलता था एक और बार के लिए, एंड देन ऑन मंडे इसकी अर्निंग्स आने वाले थे। लेकिन अब सिंस ये ऑलरेडी आई मीन इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली हमारी पोजीशन इसमें क्रिएट नहीं हुई, एंड यहाँ से अब मंडे का जो कैंडल बनेगा वो अर्निंग्स डे वाला कैंडल होगा। तो अभी 2 दिन, फ्राइडे और मंडे, शायद हम इसको अवॉइड करेंगे। अर्निंग्स अगर मार्केट आवर में आते हैं और उसके बाद कुछ अच्छा पोजीशन देखने को मिलता है, हमें ब्रेकआउट वगैरह कुछ आता हुआ दिखता है, तो फिर बात अलग है, लेकिन अर्निंग्स आने से पहले तो फिलहाल इसको अवॉइड ही करेंगे, इवन दो इट इज़ ऑन आवर रडार। आज एक स्टॉक था इंजरसॉल, इसके भी अर्निंग्स ड्यू थे आज, पता नहीं आए कि नहीं। आ गए होंगे बिकॉज 10 अगस्त की डेट है। तो कुछ इस तरह से आज बेरिश दिखा स्टॉक के अंदर, बेरिश सेंटिमेंट ज़्यादा थे। यहाँ से भी एक बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स सी। देन वी हैव सुप्रीम पेट्रो। सुप्रीम पेट्रो अपना अच्छा टाइट रेंज में चल रहा है, चलने देते हैं इसको। इसके अंदर अर्निंग का टेंशन नहीं है, बिकॉज अर्निंग इसके ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। ये पूरा प्राइस एक्शन के जिम्मे चल रहा है। देन वी हैव ISMT। हाँ, ISMT एक ऐसा स्टॉक है जो हमने फिर से हमारे रडार में रखा है। इससे पहले हमने यहाँ कहीं पर इसको रखा था 24 जुलाई के आसपास। उसके अर्निंग्स आने वाले थे, एंड सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे फीम और फीम के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया, बेसिकली इसके आसपास ही ऐसे ही उसका भी पिवोट बना था अर्निंग्स के नज़दीक। लेकिन अर्निंग्स आने के बाद प्राइस 10% गैप अप कर गई, जो कि हमारा पिवोट यहाँ पर था 86.5 के आसपास गई, तो एंड प्राइस जो है यहाँ पे गैप अप हो गई। उसके बाद कुछ इस तरह का कैंडल बना, लेकिन फिर 2 दिन तक प्राइस हमारे पिवोट पर आई नहीं, तो फिर हमने भी इसको ऑर्डर को कैंसिल करके वेट किया कि लेट्स वेट फॉर वन मोर पिवोट टू डेवलप। और ऐसा लग रहा है कि आज 2 दिन के अंदर, लास्ट 2 डेज में ये पिवट बना हुआ है, जिसे आप देख सकते हो कि जो 8 अगस्त का कैंडल है उसके अंदर की रेंज में ही आगे के 2 बार्स आपको बने हुए दिख रहे हैं। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्राइस की जो ऐसी वोलेटिलिटी थी वो अब धीरे धीरे कम हुई है।
फर्स्ट वोलेटिलिटी अगर मैं कहूँ ब्रेकआउट आने के बाद से, तो ये था 11.23% के आसपास का। एंड नाउ यहाँ से इसको अगर देखा जाए तो ये 5.3, मैं ये पूरे 8 अगस्त की पूरी कैंडल की रेंज देख रहा हूँ, तो 5.37 या 5.4% पकड़ लो आप इसको, -5.4% का वोलेटिलिटी है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है अगर, तो इसमें पोजीशन हम बना सकते हैं विथ स्टॉप लॉस एट, से फॉर एग्जांपल कल ब्रेकआउट आता है तो हमारा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। एंड दिस स्टॉप लॉस which is -4.66% या -4.7%, which is within our limit of 5% का stop loss जो हम follow कर रहे हैं, because of the data that we have gained और we have accessed after trading for last 2 months। तो उसके हिसाब से हमने मैक्सिमम 5% तक का, 4.85% तक का ही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। उससे ज़्यादा का अगर होता है तो कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना हो, हमें उससे बाईपास करना है, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की। अगर आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करोगे, आपके जो रिस्क मैनेजमेंट को सही से मैनेज करोगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका ट्रेडिंग अच्छा, एज अगर अच्छा है तो ट्रेडिंग में भी आपको उसका बेनिफिट होता हुआ ऑब्वियसली दिखेगा। देन अर्निंग्स के आसपास पोजीशन बनाना कितना रिस्की हो सकता है, ये आज आप एक्सप्लियो सॉल्यूशंस, सॉरी ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, एक्सप्लियो सॉल्यूशंस के जो प्राइस एक्शन थी वो उसके ऊपर से देख सकते हैं आप। अगर हम इसमें ऑलरेडी पोजीशन बनाते तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ी सी कैंडल आपको देखने को मिल सकती है थी, जो कि -13.19 यानी 13-13.2% का लगभग ये बेरिश मूव आया है। प्लस वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हो कि रेड वॉल्यूम्स, इस पूरे बेस में इतने बड़े रेड वॉल्यूम्स कभी नहीं देखने को मिले थे, उतने बेरिश वॉल्यूम्स आज देखने को मिले। और इतनी बड़ी कैंडल भी, बेरिश कैंडल भी ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर में आपको दूर दूर तक कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी, है ना। तो कुछ इस तरह से रिस्क होता है अर्निंग्स के आसपास नई पोजीशन क्रिएट करने का। तो दैट्स वाई वी फॉलो दिस रूल। और जैसे मैं कहता हूँ कि ये रूल ने हमें काफ़ी बार बचाया है, वरना अगर आप यहाँ तक देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी ऐसे लगता है कि यार पोजीशन बना लो, अब बस यहाँ से ब्रेकआउट आना बाकी है, हम थोड़ा सा और सस्ते में हमें स्टॉक मिल सकता है 1700 के आसपास। लेकिन थोड़ा अगर आप सब्र करें, अर्निंग्स को आने दें और मार्केट का रिएक्शन देखें, तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है। मार्क मिनर्विनी कहते हैं अपनी बुक में कि मार्केट, जो स्टॉक मार्केट है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सामने वाले के पत्ते पहले देखने मिलते हैं। हमें तो उतना कुछ ज्ञान है नहीं कि वो गेम, जो पोकर गेम है, कैसे खेला जाता है, बट जहाँ तक उसके बारे में सुना है कि हमें अपने पत्ते भी दिखाने होते हैं उसके अंदर। लेकिन मार्केट एक ऐसा है, स्टॉक मार्केट, जहाँ पे आप सामने वाले की यानी मार्केट के पत्ते पहले देख सकते हो। जैसे हमने इसका देख लिया कि यार अर्निंग्स के बाद इसका रिएक्शन कैसा आने वाला है ना, और उसके बाद आप अपने पत्ते खोल सकते हो। तो कुछ इस तरह का एडवांटेज हमें मार्केट देता है, स्टॉक मार्केट। तो ज़रूर हमने, और उसका कोई फ़ीस भी नहीं लेता, यानी कि वो सब्र करने का हमसे कुछ पैसा भी नहीं मांगता मार्केट। तो फिर ये चीज़ का हमने एडवांटेज लेना चाहिए। जितना हो सके, जहाँ तक हो सके अपने, जितना हो सके कि अपने रूल्स अगर आपने बनाए और आपको पता है कि वो रूल्स मैं अगर फॉलो करता हूँ तो वो मुझे फ़ायदेमंद होते, तो आपने उन रूल्स को फॉलो करना ही करना है ना। और रूल्स हर एक के साइकोलॉजी के हिसाब से, हर एक के कैपिटल के हिसाब से और हर एक के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, परसेंटेज अलग अलग हो सकता है रिस्क लेने का है या फिर प्रॉफिट लेवल देखने का। तो ये बहुत ही पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसलिए हम कहते हैं कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से ही आप कंसल्ट कीजिएगा आपके कोई फाइनेंशियल डिसीजंस अगर आप ले रहे हो तो, बिकॉज दीज वीडियोज़ आर ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पजेस। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट वो जो होते हैं, जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, वो पूरा असेस करते हैं कि आपके मॉनेटरी बैकग्राउंड कैसा है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपके ऊपर कोई लोन है या नहीं। आप उनसे, जैसे हम अपने वकील या डॉक्टर से खुल के बता सकते हैं कि भाई हमें क्या बीमारी है या हमारा केस
कहाँ-कहाँ पे वीक हो सकता है। उसी तरह से फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के पास भी जब आप जाते हो तो आप पूरा उसको डिटेल बताते हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है, क्या आपके ऊपर लायबिलिटीज़ है, क्या आपके एसेट्स है और कितना आपके पास लिक्विड कैश है या कितना कैश आप जनरेट कर सकते हो या इनफ्लो कैसा है। तो उसके बेसिस पे फिर वो आपको स्टॉक्स या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजेस देते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू take the advices or act on the advices given by the registered SEBI registered research analyst और SEBI registered advisors, है ना? तो हमारा जो मकसद है इस वीडियो के पीछे वो सिर्फ़ आपको अवेयर करना है, आपको एजुकेट करना है। हमारा कतई मकसद नहीं है कि आप ये शेयर ना लें या वो शेयर ले लें, इसको बेचें या उसको खरीदें, तक कतई नहीं हम चाहेंगे। हम बस हमारे जो ऑब्ज़र्वेशंस हम करते हैं, जो रूल्स हम फ़ॉलो करते हैं, वो आपके सामने प्रेज़ेंट करते हैं और कुछ हद तक जो चीज़ें हमें अब तक के एक्सपीरियंस में कारगर साबित हुई है हमारे लिए, वो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। हमारे ही क्या जो लेजेंडरी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी किताबों में जो-जो चीज़ों का जिन्होंने ज़िक्र किया है, जो-जो डेटा पॉइंट्स का या जो-जो वेरिएबल्स का उन्होंने अपनी किताबों में ज़िक्र किया, उनको स्टडी करने के बाद जो चीज़ें हमें समझ में आई हैं, बस वही हम आपको समझाते हैं एक सरल भाषा में विथ द स्टॉक्स एज़ एन एग्ज़ाम्पल जो लाइव मार्केट में डेवलप हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हिस्टोरिकल डेटा उठा के बता दिया कि हाँ, अगर आपने इसमें इतना लिया होता तो आज आपके पास इतना उतना होता। अक्सर लोग ऐसे करते हैं बट वी बिलीव कि अगर आपको सच में नॉलेज है कोई चीज़ का या आपको लगता है कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है मार्केट की, तो लाइव डेटा पे आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो। वही कोशिश हम भी करते हैं कि लाइव डेटा जो आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग कोशिश करते हैं कि कैसे आने वाले जो मल्टी बैगर्स हो सकते हैं या आने वाले जो अच्छे स्टॉक्स हो सकते हैं, उनके क्राइटेरियाज़ क्या होते हैं? मतलब वो जब वैसी स्टेज जब आती है, स्टॉक ऊपर की तरफ जाना जब शुरू होते हैं, तो उससे पहले-पहले कौन-कौन सी चीज़ें उनके अंदर होना शुरू होती है, कौन-कौन से पैटर्न्स उन चार्ट के अंदर दिखना शुरू होते हैं कि उसके बाद प्राइसेस जो है बढ़ती है और बढ़ी है हिस्टोरिकली। तो वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं, वो एजुकेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब उसमें करना है, नहीं करना है, ये तो आपने अपने रिसर्च जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उससे पूछ के ही आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही आपने वो डिसीजंस लेने हैं। इसको सिर्फ़ एज़ एन एजुकेशनल कंटेंट आपको देखना है। तो ये था आज के वीडियो में और लास्ट है ज़ेन्सा तो इसमें तो हमारी पोज़ीशन थी थोड़ा-सा इंट्राडे में ही हमने इसके अंदर बुकिंग कर ली बिकॉज़ जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, ये हमें यहाँ पर तो हमें हमें तो सिर्फ़ लग रहा था कि ये यहाँ के 506 या 505.5 तक जाएगा, लेकिन ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर तक गया। 525 के आस-पास कहीं न कहीं यहाँ पे हमने बुकिंग कर लिया था अपना पोज़ीशन और ठीक है, मतलब एक इंट्राडे के हिसाब सीएनसी ऑर्डर था हमारा कैश एंड कैरी के हिसाब से ही लिया था। बट 6.7% का रिटर्न क्विकली इसने जनरेट करके दे दिया था विद इन 1 आवर ऑफ ट्रेडिंग। सो या कुछ ऐसे भी स्टॉक्स कभी-कभी मिल जाते हैं लकीली, तो वो भी फ़ायदा यही होता है। डेली स्क्रीन करने का फ़ायदा यही है कि आपके पास ऐसे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, जो आपको क्विक गेन्स दे दे। है ना? बस अपना रिस्क मैनेजमेंट कीजिए और रूल्स को फ़ॉलो कीजिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अली बाबा की गुफ़ा की तरह नहीं कि यार मैं आज आया और मुझे सब मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपको साल लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं ये सब सीखने में और ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजीज़ या इंडिकेटर्स और ये सबसे ज़्यादा तो साइकोलॉजी का बहुत इम्पैक्ट होता है कि आपकी पोजीशन जब लॉस में जा रही है या साइडवेज़ में जा रही है तब आप कैसे अपने माइंड को स्टेबल रख पाते हो। ये बहुत बड़ा एज होता है मैं कहूँगा ट्रेडिंग के अंदर। तो बस वही है, ज़्यादा लंबा हो गया आज का, थोड़ा लेक्चर ज़्यादा हो गया और स्टॉक डिस्कशंस कम हुए ऐसा लग रहा है। बट ठीक है, ये बात भी आपको बताना ज़रूरी थी। इसलिए कुछ स्टॉक्स है मैं वॉच आउट स्क्रीन पर है हमारे जो अभी तक डेवलप तो नहीं हुए हैं, बट हो सकता है नेक्स्ट वीक में शायद वो ऊपर हम उनको रडार में लेकर आए। हम देखते हैं कि वो केपीआईटी एक है जो हमें लग रहा है कि यहाँ पर कहीं न कहीं एक
फिर से पोजीशन हमें बना के दे रहा है। इससे पहले हमने यहाँ पर लिया था उसको और कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी सेलिंग हुई थी। उसके बाद एक फिर से बेस बना है और अब ये बेस बन के अगर उभरता है नेक्स्ट वीक तो वो एक हमारे लिए इंडिकेशन होता होगा इसको रडार में रखने का। प्रेसिजन कैम शाफ्ट में भी कुछ इस तरह का बेस बन रहा है। इतना खास सेटअप है नहीं ये, बट ठीक है। एस्ट्रल में भी एक कप एंड हैंडल बनता हुआ हमें लग रहा है, बना नहीं है अब तक, बट हो सकता है बन जाए। तो कुछ इस तरह से ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, इसलिए भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो क्या बोलते हैं कि अनचार्टर्ड टेरिटरी जिसको बोलते हैं कि जहाँ जहाँ पर स्टॉक कभी गया नहीं है, ऐसे सेटअप में ऐसी टेरिटरी में प्राइस जा सकती है। विधि में रिवर्सल है, ट्रेंड रिवर्सल लग रहा है यहाँ पर। ऑलरेडी हायर हाइज और हायर लोज का सेटअप तो शुरू हुआ है, बट कहीं ना कहीं यहाँ से एक अगर ब्रेकआउट आता है तो वो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। तो एमपीएस, अगेन एमपीएस में ऑलरेडी अच्छा बेस उभर के आया था, ये हमारे से शायद ये मिस हो गया कहीं ना कहीं। यहाँ पर इसकी आइडियल बाइंग प्राइस थी 1231 के आसपास, और उसके बाद कुछ इस तरह से इसने रैली किया। बट नो वरीज, यहाँ पे जो स्टॉक है फिर से, जैसे मैं कहता हूँ कि अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं बार बार बेस एंड पिवोट फॉर्म करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो देखते हैं कि ये आगे चल के कैसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी सूचनाओं भरा ज़्यादा लगा होगा। आई थिंक आज ज़्यादा ही डिस्कशन कर लिया हमने स्टॉक से, थोड़ा अलग हटके रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट और ट्रेडिंग रूल्स के ऊपर। बट दैट इज़ ऑल्सो दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग, सो प्लीज़ उस पर भी आप गौर कीजिएगा। एक अच्छी बुक है ट्रेडिंग इन द जोन करके, मार्क डगलस की लिखी हुई है। तो उनकी बुक अगर आपको मिले तो ज़रूर आप उसको पढ़िएगा, उस बुक को। उसके अंदर आपके माइंडसेट के बारे में काफ़ी डिटेल में और बहुत अच्छा डिस्कशन किया है मार्क डगलस ने उनकी स्टडीज़ के हिसाब से। बहुत एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर थे वो, इन्वेस्टर ट्रेडर थे, और काफ़ी अच्छे एकेडमिशियन भी थे। मार्क डगलस मेन ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने। तो उस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, ट्रेडिंग इन द जोन। That's all from our side. Thanks for your time, and see you in the next video. Take care.